किरण, तुम अंदर जाओ। बेलौजी किरण को अपने मंगेतर सोमेश के साथ जाने को तैयार खड़ा देखकर बोली। किरण सकपका गई पर माँ का आदेश टाल नहीं सकी। सोमेश की समझ में भी कुछ नहीं आया, पर कुछ उल्टा सीधा बोलकर बेलौजी को नाराज नहीं करना चाहता था वह। मम्मी, रविंद्रालय में एक नाटक का मंचन हो रहा है। बड़ी कठिनाई से 2 पास मिले हैं। आप आज्ञा दें तो हम दोनों देख आएं। वो अपने स्वर को भरसक नम्र बनाते हुए बोला। देखो बेटे, हम बेहद परंपरावादी लोग हैं। विवाह से पहले हमारी बेटी इस तरह खुलेआम घूमे फिरे, ये हमारे समाज में पसंद नहीं किया जाता। किरण के पापा बहुत नाराज हो रहे थे। बेलौजी कुछ ऐसे अंदाज में बोली मानो आगे कुछ सुनने को तैयार ही ना हो। मम्मी, बस आज अनुमति दे दीजिए। इसके बाद विवाह होने तक मैं किरण को कहीं नहीं ले जाऊंगा। सोमेश ने अनुनय किया। कहा ना बेटे, मैं किरण के पापा की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, वे बेरुखी से बोली। सोमेश दांत पीसते हुए बाहर निकल गया। बड़ी कठिनाई से उसने नाटक के लिए पास का प्रबंध किया था। उसे बेलौजी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। किरण से उसकी सगाई 2 माह पूर्व हुई थी। तब से वे दोनों मिलते जुलते रहे थे। उनके साथ घूमने फिरने पर कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। फिर आज अचानक परंपरा की दुहाई क्यों दी जाने लगी? सोमेश ने क्रोध में दोनों पास फाड़ दिए और घर जा पहुंचा। क्या हुआ, नाटक देखने नहीं गए तुम दोनों? सोमेश को देखते ही उसकी माँ ने पूछा। नहीं, उनके घर की परंपरा नहीं है ये। कौन सी परंपरा की बात कर रहा है तू? यही कि विवाह पूर्व उनकी बेटी अपने मंगेतर के साथ घूमे फिरे। किसने कहा तुमसे ये सब? किरण की मम्मी ने। पर तुम दोनों तो कई बार साथ घूमने गए हो। परंपराएं बदलती रहती हैं न माँ। बहुत देखे हैं परंपराओं की दुहाई देने वाले। उन्हें लगता होगा जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, जबकि सारा शहर जानता है कि किरण की बड़ी बहन ने घर से भागकर शादी कर ली थी। तुमने किरण को पसंद कर लिया, नहीं तो ऐसे घर की लड़की से विवाह कौन करता? छोड़ो न माँ, हमें उसकी बहन से क्या लेना देना। वैसे मुझे ही क्यों, किरण तो आपको भी बहुत भा गई है, कहकर सोमेश हंसा। ये हंसने की बात नहीं है सोमू, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। नहीं तो इस तरह के व्यवहार का क्या अर्थ है? किरण से साफ पूछ ले, कोई और तो नहीं है उसके मन में? माँ, दोष किरण का नहीं है, वो तो मेरे साथ आने को तैयार थी, पर उसकी मम्मी के व्यवहार से मुझे बहुत निराशा हुई। उनसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी, सोमेश उदास स्वर में बोला। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? जैसे चाहेंगे वैसे व्यवहार करेंगे। बेटे की उदासी देखकर रीना जी स्वयं पर नियंत्रण खो बैठी। शांति माँ, शांति। पता तो चलने दो कि माजरा क्या है। कब तक शांति बनाए रखें हम? हमारा कुछ मान सम्मान है या नहीं? मुझे तो लगता है कि हमें इस संबंध को तोड़ देना चाहिए, तभी इन लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी। ठीक है माँ, पापा को आने दो। उनसे विचार किए बिना हम कोई निर्णय भला कैसे ले सकते हैं? सोमेश ने माँ को शांत करने का प्रयत्न किया। वे तो अगले सप्ताह ही लौटेंगे, आज ही फोन आया था। वे घर में रहते ही कब हैं? रीना ने अपना पुराना राग अलापा। क्या करें माँ, पापा की नौकरी ही ऐसी है। सोमेश ने कंधे उचका दिए थे और रीना जी चुप रह गईं। अगले दिन सोमेश अपने ऑफिस पहुंचा ही था कि किरण का फोन आया। कहो, इस नाचीज की याद कैसे आ गई? सोमेश हंसा। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरी जान पर बनी है। किरण रोनासी हो उठी। कल मेरा घोर अपमान करने के बाद अब तुम्हारी जान को क्या हुआ? सोमेश ने रूखे स्वर में पूछा। इसीलिए तो फोन किया है तुम्हें। अभी गेलाड चले आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। किरण ने आग्रह किया। मैं यहाँ काम करता हूँ, तुम्हारी तरह कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ कि कॉलेज छोड़कर गेलाड में बैठा रहूं। पता है, ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत व्यस्त हो और मुझे कोई काम नहीं है।
बहुत जरूरी न होता तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करती। किरण का भीगा स्वर सुनकर चौंक गया सोमेश। ठीक है, तुम वहीं प्रतीक्षा करो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। सोमेश को देखते ही किरण फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही, सोमेश किरण को सांत्वना देते हुए बोला था। माँ ने मुझे आपसे मिलने को मना किया है, ये तो मैं कल ही समझ गया था, पर उन्हें हुआ क्या है? वे यह मंगनी तोड़नी चाहती हैं। पर क्यों? पापा को कोई और पसंद आ गया है, कहते हैं कि मंगनी ही तो हुई है, कौन सा विवाह हो गया है। ऐसी क्या खूबी है उन महाशय में? सरकारी नौकरी में है वे महाशय। तो क्या हुआ? पापा कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाले की जड़ पाताल में होती है। तो जाओ रहो ना पाताल में, किसने रोका है? सोमेश हंसा। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरी जान पर बनी है। पहेलियाँ बुझाना छोड़ो और यह बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मुझे लगा तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तो किसी और से विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। किरण रोना सी हो उठी। फिर भला समस्या क्या है? अपने मम्मी पापा को बता दो कि और किसी के चक्कर में न पड़े। सब कुछ कहकर देख लिया पर वे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हैं। अब तो तुम ही कुछ करो तो बात बने। फिर तो एक ही राह बची है, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं सोमेश, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दीदी ने ऐसा ही किया था, तब हमने इतनी बदनामी और शर्म झेली थी कि आज वो सब याद करके मन कांप उठता है। पर हमारे सामने और कोई राह नहीं बची किरण। सोचो सोमेश, कोई तो राह होगी, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतनी सी बात पर इस तरह निराश होना अच्छा नहीं लगता। मेरा विश्वास करो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम बस इतना करो कि अपने इन प्रस्तावित भावी वर महोदय का नाम और पता मुझे ला कर दो। ये कौन या कठिन कार्य है? जगन नाम है उसका, यही सेल्स टैक्स ऑफिस में कार्य करता है। तुम्हें दिखाने के लिए फोटो भी लाई हूँ। किरण ने अपने पर्स में से फोटो निकाली। अरे, ये तो स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, तब तो समझो काम बन गया। मैं आज ही जाकर इससे मिलता हूँ, यह मेरी बात जरूर समझ जाएगा। इतना आशावादी होना भी ठीक नहीं है। मेरी सहेली नीरा इन महाशय से मिलकर उन्हें सब कुछ बता चुकी है, पर वे तो अपनी ही बात पर अड़े रहे। कहने लगे कि सगाई ही तो हुई है, कौन सा विवाह हो गया है, अभी तो बेटी बाप के घर ही है। बड़ा विचित्र प्राणी है ये, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसे समझाऊंगा, सोमेश ने आश्वासन दिया। पता नहीं, अब तो मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। माता पिता ही मेरी बात नहीं समझेंगे, यह मैंने कब सोचा था। किरण सुबह उठी। चिंता मत करो, कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, हमारे विवाह को कोई रोक नहीं सकता। सोमेश का दृढ़ स्वर सुनकर किरण कुछ आश्वस्त हुई। समय मिलते ही सोमेश जगन से मिलने जा पहुंचा था। पहचाना मुझे? सोमेश बड़ी गर्मजोशी से जगन के गले मिलते हुए बोला। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो हमारी क्लास के हीरो हुआ करते थे। कहो आजकल क्या कर रहे हो? जगन अपने विशेष अंदाज में बोला। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। कितना कमा लेते हो? 20 लाख रुपए प्रति वर्ष का पैकेज है। तुम अपनी सुनाओ। अपनी क्या सुनाऊं मित्र, तुम्हारे 20 लाख रुपए मेरी कमाई के आगे कुछ नहीं है। ये फ्लैट मेरा ही है और ऐसे 3 और हैं। मुख्य बाजार में 3 दुकानें हैं। घर में कितना पैसा कहाँ पड़ा है मैं स्वयं भी नहीं जानता, जगन ने बड़ी शान से बताया। तभी नौकर ने सोमेश के सामने मिठाई, नमकीन, मेवा आदि सजा दिया। साहब, चाय लेंगे या ठंडा? उसने प्रश्न किया। ठंडा ले आओ। साहब चाय नहीं पीते, उत्तर जगन ने दिया। तुम्हें अब तक याद है? सोमेश ने अचरज से उसे देखा। मुझे सब भली प्रकार याद है, तुम लोग किस प्रकार मेरा उपहास करते थे। मैं तो ये भी नहीं भूला। दोष तुम लोगों का नहीं था, मैं था ही फिसड्डी, खेल में भी और पढ़ाई में भी। पर मौसम कुछ ऐसा बदला कि जीवन में वसंत छा गई।
ऐसा क्या हो गया जो तुम मंत्रमुग्ध हुए जा रहे हो? तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुमसे क्या छिपाना। पापा ने जोड़ तोड़ करके मुझे सेल्स टैक्स ऑफिस में क्लर्क क्या लगवाया, मेरे लिए तो सुख संपन्नता का द्वार ही खोल दिया। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, पर अब भी मैं सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करता हूँ। क्या करूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। तुम कुछ भी कहो पर ईमानदारी से जीवन यापन का अपना ही महत्व है, सोमेश ने तर्क दिया। अब मैं स्कूल का छात्र नहीं हूँ सोमेश, कि तुम मुझे डांटपट कर चुप करा दोगे। सत्य और ईमानदारी की बातें अब खोखली सी लगती हैं। मेरी भेंट तो किसी ईमानदार व्यक्ति से हुई नहीं आज तक। तुम्हें मिले तो मुझसे भी मिलवाना। जिस समाज में पैसा ही सब कुछ हो, वहाँ इस तरह की बातें बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। छोड़ो ये सब, मैं तो एक जरूरी काम से आया हूँ। सोमेश बहस को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं था, इसलिए बात को बदलते हुए बोला, कहो ना, सेल्स टैक्स ऑफिस में किसी मित्र या संबंधी का केस फंस गया क्या? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक व्यक्तिगत काम से आया हूँ। कहो ना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। तुम कल एक लड़की देखने जा रहे हो ना? देखने नहीं, मिलने जा रहा हूँ। पहली बार कोई लड़की मुझे बहुत भा गई है। मेरी बात तो सुनो पहले, अपनी राम कहानी बाद में सुनाना। उस लड़की से मेरा संबंध पक्का हो गया है। तुम उससे मिलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यह आदेश है या प्रार्थना? तुम जो भी चाहो समझने के लिए स्वतंत्र हो, पर तुम्हें मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी। तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो मित्र। मेरा किरण के घर जाने का कार्यक्रम तय हो चुका है। अब मना करूँगा तो बुरा लगेगा। क्यों न हम यह निर्णय कन्या के हाथों में ही छोड़ दें। स्वयंवर में वरमाला तो उसी के हाथ में होगी, है ना? जगन ने अपना पक्ष सामने रखा। तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, बहुत पछताओगे बच्चू। तुम लाख प्रयत्न कर लो, किरण कभी तुमसे विवाह करने को तैयार नहीं होगी। ये तो समय ही बताएगा। जगन हंसा। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जाओ मिल लो उससे, पर तुम्हारे हाथ निराशा ही लगेगी। सोमेश जगन से विदा लेते हुए उठ खड़ा हुआ। ऊपर से शांत रहने का प्रयत्न करते हुए भी सोमेश मन ही मन तिलमिला उठा था। समझता क्या है अपने को? ऊपर की कमाई के बल पर इठला रहा है। किरण इसे कभी घास नहीं डालेगी। सोमेश ने जगन से मिलने के बाद किरण को फोन नहीं किया। वो व्यग्रता से किरण के फोन की प्रतीक्षा कर रहा था। 2 दिन बाद वो घर पहुंचा ही था कि किरण का फोन आया। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं, वो बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोली। कह भी डालो जो कहना चाहती हो। क्या करूं, माता पिता की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ा। मैं उनका दिल दुखाने का साहस नहीं जुटा सकी। आशा है तुम मुझे क्षमा कर दोगे। उत्तर में सोमेश ने क्या कहा था, अब